Hello students, now we are going to start the second lecture of how, when and where. As we discussed earlier, we had studied about what is history, why are the dates important, why are the events important in history. Now we are going to discuss about what are the sources of history. In every times, in medieval period, in modern period or in ancient period, times are very important, sources are very important to study about them. Let us discuss them. Let's first revise what we had studied earlier. तो स्टूडेंट्स कल हमने देखा था कि दो टाइप के पीरियडाइजेशन हुए थे। पहला पीरियडाइजेशन जो जितने भी पुराने हिस्टोरियंस हैं उन्होंने किया था, तो उन्होंने हिस्ट्री को डिवाइड किया था एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न पीरियड में। बट एक स्कॉटिश राइटर आया जिसका नाम था जेम्स मिल। जेम्स मिल ने जो पीरियडाइजेशन किया उसका तरीका बाकियों से बिल्कुल अलग था। उसने इंडिया को पीरियडाइज किया हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड में। उसका ऐसा कहना था कि ब्रिटिश ही हैं जो इंडियंस को डेवलप कर सकते हैं। इंडियंस अपने आप डेवलप होने के कैपेबल नहीं हैं, क्योंकि हिंदू पीरियड हो या मुस्लिम पीरियड हो, हिंदू पीरियड का मतलब जो पुराने हिंदू राजा राज करते थे और मुस्लिम पीरियड मतलब जो हमारा मुगल एम्पायर और दिल्ली सल्तनत है। तो ये दोनों पीरियड में बहुत ज्यादा कास्ट सिस्टम, रिलीजियस इंटॉलरेंस, सुपरस्टिशन प्रैक्टिसेस, ये सब बहुत ज्यादा चलती थी। उसने ऐसा बोला कि ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आएंगे तो वो इंडिया को डेवलप करने का काम करेंगे, बिना उनके, जब तक वो एक एक स्टेट्स को कॉलोनाइज नहीं कर लेते तब तक ये सारी जो प्रैक्टिसेस हैं वो दूर नहीं हो सकती। तो ये था हमारा जेम्स मिल का पीरियडाइजेशन। अब अगर हम बात करते हैं वापस इस पीरियडाइजेशन में, तो हमने कल ये भी देखा था कि मॉडर्न पीरियड दोनों वेस्टर्न कंट्रीज और ईस्टर्न कंट्रीज में अलग था। वेस्टर्न कंट्रीज में मॉडर्न पीरियड का मतलब था कि वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में, वो ऑलरेडी कॉलोनाइज हो चुके हैं, अब वो मोनार्की सिस्टम खत्म करने के लिए मॉडर्न पीरियड में आ रहे हैं। और हमारे में क्या डिफरेंस है कि हमारा मॉडर्न पीरियड का मतलब ये है कि अभी हम ब्रिटिशर्स से कॉलोनाइज होने वाले हैं। तो क्योंकि हम कॉलोनाइज हो रहे हैं तो कुछ हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि ये, या कुछ जो पुराने लोग थे वो ऐसा मानते हैं कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद ये जो हमारा पीरियड है मॉडर्न पीरियड, ये बहुत खराब फेज है, क्योंकि ना इसमें कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, ना कोई कल्चरल ग्रोथ हुआ है, और सारे रिसोर्सेज भी ब्रिटिशर्स अपने साथ लेके चले गए हैं। तो ये था हमारा कल का जो हमने कल पढ़ा था। अब हम आगे देखते हैं कि हमारे पास सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री क्या क्या अवेलेबल है। पहला है हमारा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। हम सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री को दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट अगेन। पहला है हमारा प्राइमरी सोर्सेज और दूसरा है हमारा सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज का मतलब वो है कि वो सारे सोर्स जो हमें डायरेक्ट इंफॉर्मेशन देते हैं किसी भी इवेंट के या किसी भी चीज़ों के बारे में, और सेकेंडरी सोर्सेज वो हैं जो किसी फॉरेन ट्रैवलर ने आके इंडिया के बारे में कुछ लिखा या कोई रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसका कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास, ठीक है, हम उसका कोई एग्जैक्ट प्रूफ नहीं दे सकते। ये सारे साइंड डॉक्यूमेंट्स हैं, ये डॉक्यूमेंट साइन नहीं होते, इसलिए हम इनके बारे में कोई भी स्पेशल
चीजें नहीं बता सकते कि ये एक्यूरेट है या नहीं है। तो अगर हम प्राइमरी सोर्सेज की बात करें तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो सोर्स है वो है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का मतलब होता है वैसे सोर्सेज जो हमारे बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, फोर्ट्स, इन सब चीज़ों से मिलते हैं। तो अगर आप कभी घूमने जाओगे, जैसे हम इंडिया गेट जाते हैं घूमने, तो इंडिया गेट पे हमें अगर वहाँ जाएंगे तो वहाँ जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी कि हमारा पास्ट कैसा था। जैसे इंडिया गेट में आपने देखा होगा कार्व करके बहुत सारे नाम्स लिखे हुए हैं मार्टियर्स के। तो अगर हम उन सब चीज़ों को पढ़ेंगे, अगर समझने की कोशिश करेंगे, उनके बारे में और कहीं से जानकारी लेंगे, तो हमें ब्रिटिश पीरियड के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। तो यह है हमारा पहला आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। इसमें हमारे क्या क्या सोर्सेज आएंगे? सारे बिल्डिंग्स, फोर्ट्स, मॉन्यूमेंट्स, टॉम्ब्स, एक्सेट्रा। अब इसमें कंफ्यूज इस बात से नहीं होना है कि हम सिर्फ अभी पढ़ रहे हैं मॉडर्न पीरियड के बारे में। तो मॉडर्न पीरियड में हो या एंशिएंट पीरियड में हो या मिडाइवल पीरियड में हो, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज सबके हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन हम सिर्फ उन्हें ही देखेंगे जो मॉडर्न पीरियड में बने हुए हैं। जैसे अगर हम ताजमहल या लाल किला लेंगे, रेड फोर्ट दिल्ली का, तो वो सारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो मुगल पीरियड में बने हैं, और मुगल पीरियड हमारा आता है मिडाइवल पीरियड में। तो इसलिए हम उसको कंसीडर यहाँ पे नहीं कर सकते। तो हम सिर्फ वैसे मॉन्यूमेंट्स को कंसीडर कर रहे हैं जो मॉडर्न पीरियड में बने हुए हैं, जैसे इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, नेशनल म्यूजियम, ये सारी चीज़ें वो हैं जो ब्रिटिश पीरियड में बनी हुई हैं, और इनके बारे में हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी अगर हम गैदर करना चाहते हैं। तो अगर इस जगह पे जाएंगे तो हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं ब्रिटिश पीरियड के बारे में। दूसरा है हमारा राइटिंग्स। ब्रिटिशर्स का ऐसा मानना था कि राइटिंग्स, चीज़ें जो भी हम पब्लिश करते हैं, या चीज़ें जो भी हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, वो राइटिंग्स में लिखी होनी चाहिए। मतलब वो ऐसा मानते थे कि राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए। उन्हें भी पता था कि चीज़ें प्रिजर्व करनी ज़रूरी हैं। अगर हम बात करें कि कोई भी, जैसे साइमन कमीशन आया होगा मॉडर्न पीरियड में, या मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स आया होगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो कोई डॉक्यूमेंट ही होगा, पेपर पे प्रिंटेड होके आया होगा, या तो ब्रिटेन से आया होगा या तो इंडिया में प्रिंट हुआ होगा। तो उसको प्रिजर्व करके रखना, अगर अभी हम वो चीज़ बैठ के पढ़ेंगे तो हमें सब कुछ समझ आ जाएगा कि क्या था इसमें, क्या वो चाहते थे ब्रिटिशर्स, क्या चीज़ इंप्लीमेंट करना चाहते थे। तो इसलिए राइटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और ब्रिटिशर्स ये चाहते थे उनका ऐसा मानना था कि एक्ट ऑफ राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस राइटिंग में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं, प्लान्स हो सकते हैं, पॉलिसीज हो सकती हैं, डिसीजंस हो सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें हम राइटिंग में पब्लिश कर सकते हैं, या राइटिंग में लिख सकते हैं और इनको प्रिजर्व कर सकते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स या कुछ भी प्लान्स, इंस्ट्रक्शंस, पॉलिसीज आए हैं ब्रिटेन के ज़माने में, वो सारे के सारे इंडिया में अभी भी प्रिजर्व करके रखे हुए हैं। तो अगर हम चाहें तो उन्हें नेशनल म्यूजियम या आर्काइव में जाके देख सकते हैं। तो ये था हमारा सेकेंड सोर्स, राइटिंग। थर्ड है हमारा लेटर्स एंड नोटिसेस, जिनको हम रिटन डॉक्यूमेंट्स भी बोल सकते हैं।
बहुत सारे ऐसे नोटिसेस होते थे या लेटर्स होते थे जो डायरेक्ट ब्रिटेन से इंडिया में आया करते थे उस टाइम, क्योंकि इंडिया के लोग, इंडिया को रूल करना था ब्रिटिशर्स को, तो टाइम टू टाइम उन्हें कुछ ना कुछ चेंजेस करने होते थे अपनी पॉलिसी में, अपने एडमिनिस्ट्रेशन में। तो बहुत सारे नोटिस या लेटर ब्रिटिशर्स के लिए भी या इंडियंस के लिए भी ब्रिटेन से आया करते थे। तो वो सारे चीज़ों को हम रिटन डॉक्यूमेंट्स के पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको भी प्रिजर्व करके रखा गया है, क्योंकि उनका मानना था लोगों का कि जब तक हम इनको प्रिजर्व करके नहीं रखेंगे हमारे पास आगे के सोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे, हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी वो इस चीज़ों के बारे में नहीं जान पाएगी। फिर अगला हमारा आता है नोट्स, रिपोर्ट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स। कुछ ऐसे नोट्स या रिपोर्ट्स थे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स, मतलब जिले के जो ऑफिशियल लोग होते थे उनके पास ट्रांसफ़र किए जाते थे। तो जैसे वो एक डिस्ट्रिक्ट में आया, फिर वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में गया, तो ये सर्कुलेट होते रहते थे। तो सर्कुलेट होने के बाद भी इनको प्रिजर्व करके रखा गया है हमारे म्यूजियम्स में, ताकि अगर हम इनके बारे में जानना चाहें तो हम बाद में पढ़ सकते हैं। अगला है इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शंस, इंस्ट्रक्शंस या डायरेक्शंस, ये सारी चीज़ें वो हैं जो दी हुई थी बहुत सारे कमिश्नर्स को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को, सर्वे ऑफिसर्स को, ताकि वो इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेट कर सकें इंडिया के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स या स्टेट्स को। तो इन चीज़ों को भी हमने प्रोटेक्ट करके रखा है ताकि हम इनके बारे में जब जानकारी की ज़रूरत हो तो हम इन्हें पढ़ के और जानकारी ले सकते हैं। अब यहाँ एक चीज़ आती है कि इस टाइम तक प्रिंटिंग बहुत ज़्यादा हमारे इंडिया में डेवलप नहीं थी। यूरोपियन कंट्रीज में थी, चाइना में थी, लेकिन इंडिया में पूरी तरीके से हम इसको डेवलप नहीं कर पाए थे अभी, क्योंकि इंडिया एक कॉलोनाइज कंट्री था, तो इसके रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट होते रहते थे और हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत कम हो गया था इस टाइम पे। तो अब जैसे इंपॉर्टेंट नोटिसेज हैं या डॉक्यूमेंट्स हैं या बुक्स हैं, इन सब चीज़ों को कैसे कॉपी किया जाए, तो कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो इसके लिए हमारे पास एक बहुत सुंदर हैंडराइटिंग के लोग होते थे जिनको हम बोलते थे कैलीग्राफर्स। कैलीग्राफर्स वो लोग होते हैं जिनकी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर होती है और वो चीज़ों को कॉपी करते हैं। जैसे पहले बहुत सारे बुक्स भी पब्लिश होते थे, वो भी हमारे एक सोर्सेज हैं, उनको मेंशन कर लेते हैं हम यहाँ पे। बहुत सारे ऐसे हमारे लोकल लीडर्स थे या बड़े बड़े लीडर्स की भी हम बात करें तो वो बुक्स लिखा करते थे। बुक्स लिखते थे ताकि अब ये बुक्स बहुत सारे रीजनल लैंग्वेजेस में लिखी जाती थी ताकि लोगों को समझ में आए, चाहे वो गरीब हो या चाहे वो अनएजुकेटेड पर्सन हो, तो सबको वो बुक्स के बारे में समझ में आए और वो जाने कि इंडिया का कल्चर हमारा कितना अच्छा था और ब्रिटिशर्स ने आके इसको कितना डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे जवाहरलाल नेहरू ने एक बुक लिखी थी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उन्होंने उस बुक में इसके बारे में लिखा है जो जेम्स मिल ने बताया था उसका बिल्कुल अपोजिट। उन्होंने ये लिखा है कि हमारा इंडियन कल्चर, इंडियन हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है और ब्रिटिश और हिंदू और मुस्लिम पीरियड्स में वो बहुत अच्छा हुआ करता था, लेकिन उसको खराब कर दिया है जब से ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए हैं। इतने स्ट्रांग कल्चर को, इतनी स्ट्रांग हिस्ट्री को, इतने अच्छे डेवलपमेंट को, सब कुछ को रोक दिया है ब्रिटिशर्स ने, जो कि जेम्स मिल के पीरियडाइजेशन से बिल्कुल उल्टा था। वो यहाँ के लोगों में एक नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप करना चाहते थे कि लोगों को पता चले कि हमें ब्रिटिश से आज़ादी चाहिए, हमें इस कॉलोनियल रूल से बिल्कुल आज़ादी चाहिए, और इसके लिए जब तक हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके नहीं आएंगे
जब तक वो ये नहीं सोचेंगे कि हमें आज़ादी की ज़रूरत है, तब तक हम आज़ाद नहीं हो सकते। तो इसलिए उन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखे, वो भी हमारे सोर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हैं हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए। तो अब हम बात करते हैं कैलीग्राफर्स की। कैलीग्राफर्स वो लोग होते थे जिनकी राइटिंग्स बहुत सुंदर होती थी और वो चीज़ों को कॉपी किया करते थे। तो अगर कोई एक ऐसा इंसान है, अब हम पहले कैलीग्राफी के बारे में जानेंगे, फिर जानेंगे कि कैलीग्राफी के साथ प्रॉब्लम्स क्या आती हैं। तो एक ऐसा इंसान है जिसने कोई एक बुक लिखी है, हैंड रिटन बुक लिखी है, तो उस बुक को की बहुत सारी कॉपीज बनानी होंगी, तो उसे बहुत सारे कैलीग्राफर्स को देने होंगे, क्योंकि प्रिंटिंग हमारे पास इतनी डेवलप्ड नहीं है। तो कैलीग्राफर्स क्या करते थे, उन बुक्स को लेते थे, कॉपी करते थे, उनमें जो भी डेटा लिखा हुआ है उसको, और फिर उसको सर्कुलेट करते थे। बहुत सारे कैलीग्राफर्स ऐसे थे जो उन बुक्स को रीजनल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके लिखा करते थे। तो ये अर्ली 19th सेंचुरी की बात है, जब कैलीग्राफर्स का यूज करना पड़ता था। लेकिन मिड 19th सेंचुरी आते आते तक ये कैलीग्राफर्स की वैल्यू थोड़ी कम हो गई, क्योंकि हमारा प्रिंटिंग बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया। अब कैलीग्राफी के साथ प्रॉब्लम क्या आती है? कैलीग्राफी के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि अगर हम मान लीजिए हम कोई चीज़ लिखते हैं, उसको एक कैलीग्राफर ने कॉपी किया, फिर उसको कोई दूसरे कैलीग्राफर ने कॉपी किया, तो जब भी आप अगर एक अपने फ्रेंड के कॉपी से भी कोई चीज़ कॉपी करोगे नोटबुक से, तो उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने अलग लिखी होंगी और उसने अलग लिखा होगा। अगर आपको उसकी राइटिंग समझ नहीं आई, कोई एक वर्ड समझ में नहीं आया, तो आप क्या करोगे, उसको अपने ढंग से लिख दोगे। अब हो सकता है वो कोई और चीज़ लिखा गई हो गलती से, हो सकता है कि उसको अब अगर हम किसी और को देते हैं तो सेम प्रॉब्लम उसके साथ भी आएगी। तो कभी कभी ऐसा होता था कि लिखी हुई चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हो जाती थी ओरिजिनल से, ओरिजिनल में कुछ और लिखा गया है, और अगर वही चीज़ कहीं और कैलीग्राफी उस चीज़ की गई है, तो वो किसी उसके मीनिंग बहुत सारे वर्ड्स के चेंज हो गए हैं। तो ये प्रॉब्लम्स कैलीग्राफी में हमेशा से आया करती थी। कैलीग्राफर्स कोई ज़रूरी नहीं है कि मॉडर्न पीरियड में ही थे, ये हमारे एंशिएंट और मिडिवल पीरियड में भी हुआ करते थे। लेकिन एंशिएंट पीरियड में कम हुआ करते थे, क्योंकि हमारे पास पेपर्स ही डेवलप्ड नहीं थे, पेपर्स उस समय नहीं थे ताकि लोग उस पर लिख सकें। तो ये तो हमारा हो गया सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, जो कि हमारे सारे हैं प्राइमरी सोर्सेज। अब हम आते हैं सर्वेज पे। सर्वे करने का मतलब क्या होता है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। सर्वे हम हर चीज़ का करते हैं। जैसे मान लो अगर आपको एक घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए आप क्या करोगे? ऐसा तो नहीं है कि ये लोकेशन मुझे पसंद आई तो मैंने यहाँ घर बनाना शुरू कर दिया। घर बनाने के लिए हमें बहुत सारे फैक्टर्स को देखना पड़ता है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जहाँ हमें घर बनाना है वो साइट अच्छी है कि नहीं है, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है कि नहीं है, वहाँ की सॉइल कैसी है, वहाँ का वेदर कैसा है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि फिर हम उसकी प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग का मतलब होता है कि पहले हम वहाँ पे मैप बनाएंगे कि हमें इतना घर बनाना है, इतने रूम बनाने हैं, इतना फ्लोर बनाना है, इतनी सारी चीज़ें मटेरियल लगेंगे उसको बनाने में। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं चीज़ों को। जो मॉडल हमने बनाया है घर का, उसको हम फिजिकली सामने बनाते हैं। तो उसके लिए भी रॉ मटेरियल्स को लाना ज़रूरी है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं। बिना इसके ऐसे कोई घर नहीं बनता। हम सॉइल का टेस्ट करते हैं कि वो मिट्टी कितना घर का लोड बियर कर सकती है। मान लीजिए ऐसी मिट्टी है जो 5 फ्लोर का लोड नहीं बियर कर सकती और हमने 5 फ्लोर बना दिया, तो क्या होगा, एक दिन वो डिमोलिश हो जाएगी। इसीलिए ये सब चीज़ हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं सर्वे। अगर कोई इंसान है जिसे एक शॉप खोलनी है, तो वो क्या करेगा, वो भी पहले उस लोकेशन की सर्वे करेगा कि अगर वहाँ पे वो शॉप खोल रहा है तो उसको उससे प्रॉफिट है कि नहीं है। अगर वो शॉप खोल रहा है और उसके पास कोई कस्टमर नहीं है, तो ये उसके लिए लॉस है। तो सर्वे हर काम में ज़रूरी होता है। और ब्रिटिशर्स भी ये मानते थे कि इफेक्टिवली इंडिया को एडमिनिस्टर करने के लिए सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके सर्वे में क्या क्या चीज़ें आती थी? फ्लोरा एंड फौना, सेंसस, सॉइल क्वालिटी, एंथ्रोपोलॉजी, कल्चर, ईटीसी। जब भी ब्रिटिशर किसी एक
स्पेसिफिक एरिया को एडमिनिस्टर करना चाहते थे तो वो इन सारी चीज़ों का वहाँ पे सर्वे किया करते थे। फ्लोरा एंड फौना का मतलब आपको पता है, प्लांट्स और एनिमल्स। तो वहाँ पे कितने प्लांट्स हैं, क्या ग्रो करते हैं लोग वहाँ पे, क्या खाना पसंद करते हैं, एनिमल्स कितने हैं, उनको कैसे हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। सेंसस, सेंसस का क्या मतलब होता है? सेंसस का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी पॉपुलेशन है ये काउंट करना। ये हम हर 10 साल पे किया करते हैं, अभी भी इंडिया में होता है और पहले भी हुआ करता था। सॉइल क्वालिटी, वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ की मिट्टी पे क्या ग्रो हो सकता है। तो फिर एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या होता है? एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है सोसाइटी के बारे में जानना, मतलब वहाँ के लोग कैसे हैं, एजुकेटेड हैं नहीं हैं, वो कैसे एडमिनिस्टर होना चाहते हैं, क्या उनके एस्पिरेशंस हैं, क्या उनके डिजायर्स हैं, ये सब चीजें एंथ्रोपोलॉजी में आएंगी। कल्चर, अब वहाँ का कल्चर कैसा है, हम क्या करें ऐसा कि वहाँ के लोग हमारे साथ हो जाएं और हमें रूल करने का मौका दे दें, क्योंकि ज़बरदस्ती इतनी बड़ी कंट्री पे रूल करना इजी नहीं था। स्टार्टिंग में भी जब ब्रिटिशर्स आए थे तो ज़बरदस्ती उन्होंने इंडिया पे रूल नहीं किया था। उन्होंने पहले ट्रेड का काम शुरू किया, फिर ट्रेड एक्सपेंड किया, फिर रेवेन्यू कलेक्शन शुरू किया, और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि इंडियन रूलर्स कैपेबल नहीं हैं हमारी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस को रोकने के लिए, तो फिर उन्होंने पॉलिटिकल तरीके से अपनी टेरिटरी एक्सपेंड करने का काम किया, जो हम देखते हैं बैटल ऑफ प्लासी से। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी ब्रिटिशर्स के लिए किसी भी कंट्री को रूल करने के लिए। अब सर्वे का मतलब होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, ये ज़रूरी क्यों है। सर्वे इसलिए ज़रूरी है कि अगर किसी पर्टिकुलर जगह को मुझे रूल करना है, तो जब तक मुझे नहीं पता कि वहाँ के लोग कैसे हैं, वो कैसे रूल होना चाहते हैं, वहाँ की सॉइल की क्वालिटी कैसी है, कि वहाँ के लोग क्या खाना पसंद करते हैं, अगर मैंने किसी एक पर्टिकुलर एरिया को रूल करने का सोचा और मैंने उसका सर्वे नहीं किया, फोर्सफुली मैंने उस एरिया को कैप्चर कर लिया, तो क्या होगा? अगर वहाँ के लोगों के एस्पिरेशंस या डिज़ायर बिल्कुल फुलफिल नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे? वो मेरे अगेंस्ट रिवोल्ट कर देंगे। तो इसीलिए सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट थे ब्रिटिशर्स के लिए। अब सर्वे करने के लिए उन्होंने क्या किया था? एक सर्वे ऑफ इंडिया सेटअप किया देहरादून में। ये अभी भी है जहां से इंडिया के बहुत सारे जगहों का, लोकेशंस का सर्वे किया जाता है। तो पहले उन्होंने एक सर्वे ऑफ इंडिया सेटअप किया, फिर वो हर एरिया में जाके वहां के हर डिटेल्स को अक्वायर करते थे। अब इसमें होपफुली सारे वर्ड्स आपको समझ में आ गए हैं। एक बार सेंसस नहीं समझ में आया होगा तो मैं सेंसस की डेफिनेशन बता दूं। The information about total number of persons living in a country or particular area with additional information about their occupation, work, commodity, religion, etc. ये होता है हमारा सेंसस। अगर हम हिंदी में समझाएं तो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जाके और इंफॉर्मेशन गैदर करना कि कितने सारे लोग वहाँ पे रहते हैं, वो लोग किस कास्ट के हैं, किस रिलीजन के हैं, उनकी ऑक्यूपेशन क्या है, वो क्या काम करते हैं, इन सब चीज़ों को हम बोलते हैं सेंसस। और
इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि दे आर हेल्ड एवरी 10 ईयर्स। ये हर 10 साल पे ही क्यों होता है? क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री जहां की पॉपुलेशन 100 करोड़ से ज्यादा है, वहां हम हर साल सेंसस ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। हर घर में जाके ये पता करना कि कितने लोग रहते हैं, कितने टेलीफोन्स हैं, कितनी बाइक्स हैं उनके घर पे, कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे कितने एज से कम के हैं, 7 साल से कम के कितने हैं, 7 से ज़्यादा के कितने हैं, ऑक्यूपेशन क्या है, किस कास्ट के हैं, क्या रिलीजन है, ये सारी चीज़ें हर साल या हर 2 साल 3 साल पे गैदर करना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम सेंसस को हर 10 साल पे एक बार कंडक्ट करते हैं। अभी जो लेटेस्ट सेंसस है हमारा इंडिया का, वो है 2011 सेंसस, और अब होगा 2021 में। तो ये थे सर्वे। अब कितने टाइप के सर्वे ब्रिटिशर्स करते थे, अगर हम टेक्निकल टर्म में उसको बताएं तो ये थे हमारे बोटेनिकल सर्वे, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे, जूलॉजिकल सर्वे, एक्सेट्रा। बोटेनिकल सर्वे मतलब प्लांट से रिलेटेड, जूलॉजिकल सर्वे एनिमल से रिलेटेड, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे मतलब सोसाइटी या कल्चर के बारे में। तो ये बहुत सारे टाइप के सर्वे थे, और भी बहुत सारे सर्वेज हैं जो ब्रिटिशर्स कंडक्ट किया करते थे। तो ये था हमारा टॉपिक सर्वे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। सेकेंडरी सोर्सेज में मैंने बताया था वो आते हैं जिनका हमारे पास कोई एग्जैक्ट प्रूफ नहीं मिलता। तो उस चीजों में आते हैं हमारे रिपोर्ट्स, आर्टिकल्स एक्सेट्रा। रिपोर्ट्स या आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स क्या होते हैं? रिपोर्ट कोई भी इंसान किसी भी पर्टिकुलर फैक्टर के बारे में जिसके बारे में उसे जानकारी है वो पब्लिश कर सकता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि वो रिपोर्ट हमारा एक्यूरेट ही हो। जैसे अगर हम गूगल पे सर्च करेंगे कि वर्ल्ड्स रिचेस्ट एक्टर्स कौन है, टॉप 10, तो हर अलग अलग वेबसाइट हमें अलग अलग एक्टर्स के नाम देगी। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो रिपोर्ट है और उन्होंने अपने हिसाब से पब्लिश की हुई है। तो इसके बारे में हम एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते कि ये सही है, कौन सा सही है या कौन सा गलत है। वैसे ही आर्टिकल्स हर न्यूज़पेपर में प्रिंट होते हैं, हर न्यूज़ चैनल पे आते हैं, तो या हर वेबसाइट पे मिल जाते हैं। उस टाइम इंटरनेट नहीं था, तो हम बेसिकली ये दोनों चीज़ें न्यूज़पेपर के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। तो आर्टिकल्स बहुत सारे हैं हमारे पास पहले के पेपर्स में प्रिंटेड। अब आर्टिकल्स के बारे में भी कोई भी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होती। मैं अगर किसी भी चीज़ के बारे में आर्टिकल पब्लिश करना चाहूँ किसी भी वेबसाइट पे तो मैं कर सकता हूँ। अगर वो बहुत अच्छी वेबसाइट है, बहुत अच्छे जर्नल्स हैं या बहुत अच्छे न्यूज़पेपर्स हैं, तो वो आर्टिकल्स को वेरीफाई करेंगे तब पब्लिश करने देंगे। बाकी अगर मैं नॉर्मल अगर किसी भी पेपर में कुछ पब्लिश करना चाहूँ आर्टिकल, तो मैं कर सकता हूँ। तो इसीलिए इन रिपोर्ट्स या आर्टिकल्स पे हम एग्जैक्ट भरोसा नहीं कर सकते, ये हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर चीज़ों की नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए हमने इनको सेकेंडरी सोर्सेज में रखा है। अब हमने प्राइमरी सोर्सेज डिस्कस कर लिया, हमने सेकेंडरी सोर्सेज डिस्कस कर लिया। अब हम ये देखेंगे कि इन सोर्सेज से क्या इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलती है। हमें बहुत सारी सही इंफॉर्मेशन मिलती हैं, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम डिटरमाइन नहीं कर पाते इन चीजों से, इन सोर्सेज से। वो क्या चीजें हैं, आइए डिस्कस करते हैं। तो प्रॉब्लम्स या लिमिटेशंस ऑफ सोर्सेज हमारे पास क्या क्या हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं सोर्सेज के साथ। तो पहली प्रॉब्लम ये आती है सोर्सेज के साथ कि ये हमें बताते हैं कि शहरों में क्या चल रहा था,
पर्टिकुलर ब्रिटिश डिपार्टमेंट में क्या चल रहा था, इन सब चीजों में क्या चल रहा था, ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं इन सोर्सेज से। लेकिन अगर हम बात करें कि कोई एक ऐसा इंसान है जो बहुत गरीब है और वो सड़क पे रहता है, तो वो क्या बोलना चाहता है, उसकी क्या एस्पिरेशंस, क्या डिजायर्स हैं, उसकी क्या थिंकिंग है, वो कैसे गवर्न होना चाहता है, ये इंफॉर्मेशन हमें कौन दे सकता है? ये इंफॉर्मेशन हमें मिलना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारी वैसी चीजें हैं जो अपर लेवल पे हो रही हैं। लोअर लेवल की इंफॉर्मेशन हम एग्जैक्ट इन चीजों से डिटरमाइन नहीं कर पाते। दूसरी चीज, अगर कोई बहुत दूर कोई रिमोट विलेज है, उस रिमोट विलेज के लोगों के एस्पिरेशंस क्या हैं, उस रिमोट विलेज के लोगों की डिजायर्स क्या हैं, ये चीजें भी हम डिटरमाइन नहीं कर सकते इजीली। क्यों? क्योंकि अगर कोई एक ऐसा इंसान है, जैसे कोई भी इंसान हम लेते हैं जो बुक लिख रहा है, तो वो बुक लिखेगा, वो बिल्कुल उस पर्टिकुलर एरिया में जाके वहां के लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन लेके वो नहीं लिख सकता, हमें वो अपर लेवल पे ही करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो इन सोर्सेज के साथ हम आती हैं हमेशा। तो इनमें पहली प्रॉब्लम क्या है, अगर हम लिखें तो ये सारे हमें वो इन्फॉर्मेशन देते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज, कि लोग क्या जानना चाहते हैं, लोग क्या समझना चाहते थे, क्या लोग खाना पसंद करते थे, क्या लोग लाइक करते थे, क्या लोग डिसलाइक करते थे, कैसे वो गवर्न होना चाहते थे। लेकिन ये दोनों सोर्सेज हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते कि अगर कोई बहुत रिमोट विलेज है, कंट्री साइड है, तो वहाँ के लोग क्या चाहते हैं, उनकी एस्पिरेशंस या डिजायर के बारे में कौन जानेगा, कौन उनके बारे में लिख सकता है। या एक ऐसा इंसान है जो बहुत गरीब है और वो सड़कों पे रहता है, तो वो क्या कर सकता है, ये सारी चीजें, वो क्या चाहता है, उसके क्या एस्पिरेशंस या डिजायर हैं, ये सारी चीजें हमें सेकेंडरी सोर्सेज या प्राइमरी सोर्सेज एक्यूरेटली प्रोवाइड नहीं कर पाती हैं। तो ये था हमारा चैप्टर हाउ, व्हेन एंड वेयर। अब इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी भी कंटिन्यूअसली डिबेट और डिस्कशन का मैटर बनी हुई हैं। बहुत सारे सोर्सेज हैं जिनके बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो ऑब्वियसली ट्रू हैं या नहीं है। तो बस हम इस चैप्टर को यहीं पे एंड करते हैं और फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।